आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान गफूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड फोरम। इससे पहले की 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लोड क्या होता है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने पावर फैक्टर को डिफ़ाइन किया था और पावर ट्रायंगल को देखा था, और फिर पावर ट्रायंगल से हमने पावर फैक्टर को क्या किया था, डिफ़ाइन किया था। फिर उससे नेक्स्ट जो हमने वीडियो थी उसमें देखा था कि ये जो पावर फैक्टर लो होता है इसके काजेज़ क्या क्या होते हैं, और ये जो लो पावर फैक्टर है इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और फिर क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट जब इम्प्रूव करते हैं हम तो उसकी जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे वो कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल है ये क्या होता है, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि पावर फैक्टर करेक्शन हम कैसे करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई लैगिंग लोड है जिसकी इंडक्टेंस L है और इसकी जो रेजिस्टेंस R है, और उसको हमने साइनसॉइडल वोल्टेज V अप्लाई किया है। जब हम इसको साइनसॉइडल, आपको पता है कि जो इंडक्टिव लोड है उसमें जो करंट होता है वो लैग कर रहा होता है। अगर प्योर इंडक्टिव हो तो उसमें जो करंट लैग करता है बाय 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसमें ये जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस को भी हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास वोल्टेज को हमने रेफरेंस पे लिया और ये करंट I है, और इसका जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से पहले जो एंगल है वो क्या है, θ1 है। ये वाला एंगल जो है वो θ1 है, और ये आपके पास, आपको पता है कि ये I cos phi होगा, ये जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, और ये जो होगा ये क्या होगा, I sin phi रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, ये होगा I sin phi1, ये वाला होगा, ये क्या होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ये जो पावर फैक्टर है हम इसको cos phi 1 से इम्प्रूव करें। cos phi 1 हमारे पास ये जो पावर फैक्टर है ये लैगिंग है, हम लो है, और हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो लोड है, ये जो इंडक्टिव लोड है, इसके पैरेलल में हम क्या कर लेंगे, कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है हम उसको क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये जो कैपेसिटर है वो जो करंट लेगा वो क्या होगा, IC, और वो जो IC जो करंट होगा वो जो वोल्टेज है उससे क्या करेगा, लीड करेगा, और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको शो कर दिया। जब ये कैपेसिटर हम लगाएंगे तो ये जो IC है और ये जो I sin phi 1 है, ये चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल। ये लीडिंग है और ये लैगिंग है, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कुछ एक्सटेंट तक तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये कैंसिल आउट करेंगे जब, तो ये हमारी जो करंट वाली लाइन है ये यहाँ पे आ जाएगी, और अब ये एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, phi 2 हो जाएगा। एंगल phi 2 जो होगा लेस होगा phi 1 से, तो cos phi 2 ग्रेटर होगा cos phi 1 से, यानी जो हमारा पावर फैक्टर है अब क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया है। पावर फैक्टर क्या हो गया है, इम्प्रूव हो गया। और ये वाला जो करंट होगा हमारे पास, ये रिएक्टिव करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, ये होगा I प्राइम साइन phi 2। साइन phi 1 था पावर फैक्टर करेक्शन से पहले। अब हमने पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया है, हमने एक कैपेसिटर को जो है वो उसके पैरेलल में लगा दिया है, और जिसकी वजह से ये जो लीडिंग करंट है और लैगिंग करंट है ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव कर जाएगा। अब अगर ये I प्राइम साइन θ2 को हम निकालें तो ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल में से अगर IC को माइनस करें तो ये वाला कंपोनेंट हमारा आ जाएगा। तो I प्राइम साइन θ2 इज इक्वल टू I साइन θ1 माइनस IC क्या है, ये जो कैपेसिटर में से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इतना कंपोनेंट जो है वो क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ
इस ये जो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट है इसके साथ। तो अब यहाँ से अगर हम कैपेसिटर का जो चार्जिंग करंट है वो निकालें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई सी को इधर लेके आएँ और ये आई प्राइम साइन थीटा 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, चार्जिंग करंट आएगा जो कैपेसिटर ले रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, C इज इक्वल टू आई सी ओवर ओमेगा वी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये किसके इक्वल होती है, 2 पाई एफ पे, और एफ हमारे पास हमें पता है कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। और एक्स सी क्या है हमारे पास, एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये किसके बराबर होती है, वी ओवर आई सी के बराबर होती है, या 1 ओवर ओमेगा सी के बराबर होती है, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई एफ सी के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि लीडिंग केवीआर जो कैपेसिटर ने अप्लाई किया वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे जो फील्ड में जब हम यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर हमेशा जो है रेटिंग जो उनकी ली होती है, रेटिंग उनकी जो होती है वो केवीआर में होती है। अब हम वो केवीआर निकालना चाहते हैं कि हमें कितने केवीआर का कैपेसिटर चाहिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो वही ऊपर वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली जो करंट डायग्राम है, इसको हमने V से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास किलोवाट आया, ये हमारे पास KVR1 आया और ये हमारे पास KVA1 आया। फिर हमने जब कैपेसिटर को लगाया तो ये, और पहला जो एंगल था वो क्या है, θ1। और फिर अब जब हमने कैपेसिटर को यूज़ किया तो ये हमारा जो लीडिंग ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है ये कम हो गया और ये हमारे पास ये KVR2 आ गया। अब हमने ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, लीडिंग केवीआर का है। ये वाला पोर्शन क्या है, लीडिंग केवीआर, जिसकी वजह से जो है वो लैगिंग केवीआर को जिसने क्या किया, न्यूट्रलाइज किया। तो अब हम देखते हैं कि ये टोटल हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, KVR1 है, यानी जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट से पहले जो हमारे पास रिएक्टिव पावर थी वो ये थी। अब हमने पावर फैक्टर को जब इम्प्रूव किया तो हमारे पास जो KVR है वो क्या हो गई, कम हो गई, इतनी रह गई, A से लेके C तक रह गई। अब हमने ये वाला फाइंड करना है, B से C तक ये पोर्शन फाइंड करना है, चूँकि यही हमारी क्या है, लीडिंग KVR है। तो बी सी किसके बराबर होगा, बी सी किसके बराबर होगा, अगर हम टोटल केवीआर में से इस केवीआर को निकाल दें, KVR2 को निकाल दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीडिंग केवीआर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी KVR माइनस KVR2, और KVR का हमें पता है किसके बराबर होता है, किलोवाट इंटू टेन थीटा। तो KVR1 है तो ये हो जाएगा किलोवाट इंटू टेन थीटा 1, क्योंकि KVR1 के लिए जो थीटा है वो थीटा 1 है, और KVR2 के लिए जो थीटा है वो थीटा 2 है। थीटा कम हो जाता है जब, तो हमें पता है कि पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो किलोवाट इंटू टेन थीटा 2, तो लीडिंग KVR जो कैपेसिटर सप्लाई करेगा वो होगा किलोवाट, यहाँ से दोनों सेम है तो ये हम कॉमन ले लेंगे, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2। और ये जो रिलेशन है इसके ज़रिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि पावर फैक्टर को जो कैपेसिटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये वाला फार्मूला थ्रू आउट यूज़ होगा कैपेसिटर बैंक का साइज निकालने के लिए, कि जो किलोवाट दिए होते हैं उनको लेंगे और θ1 और θ2 निकालेंगे, यानी काज फैक्टर θ1 वहाँ से निकालेंगे जो आपका गिवन जो काज फाई होगा, तो जो θ2 होगा वो टारगेट काज फाई होगा कि जिस तक आपने उसको इम्प्रूव करना है। तो ये यहाँ से θ1 और θ2 की वैल्यूज निकाल के आप यहाँ पे पुट करेंगे और किलोवाट की वैल्यू आपके पास मौजूद होगी, तो यहाँ से आप जो है वो कैपेसिटर की KVR निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्टैटिक कैपेसिटर्स हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, इनके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है दे हैव लो लॉसेस। इनमें क्या होते हैं, लो लॉसेस होते हैं, यानी एक KVR के लिए तकरीबन लेस देन 0.5 वाट जो है वो लॉसेस होते हैं, जो कि बहुत हैं कम होते हैं। और लॉसेस कम क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता, लाइक सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को भी हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो उसमें रोटेशनल लॉसेस भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके लॉसेस क्या होते हैं, हाई होते हैं। फिर उसके बाद दे रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। फिर वही इसकी रीज़न ये है कि मेंटेनेंस की कम इसलिए है क्योंकि इसमें कोई रोटेशनल पार्ट नहीं होता, कोई वियर एंड टीयर नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, कम होती है। और इसको इजीली, तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, इनको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है और इनके लिए किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती और ये लाइट वेट होते हैं। और फिर उसके बाद चौथा जो एडवांटेज है वो क्या है, दे कैन वर्क अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस।
फिर उसके बाद जो है वो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, शॉर्ट सर्विस लाइफ है, और इसकी जो सर्विस लाइफ है वो कितनी है, 8 से 10 साल तक ये है इसकी सर्विस लाइफ, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो है वो इजीली डैमेजिंग वोल्टेज एक्सीड रेटेड वोल्टेज, तो अगर ये इनको जो है वो रेटेड वोल्टेज से अगर ज़्यादा वोल्टेज इसको देंगे तो ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ये भी इसकी जो है वो क्या है, एक डिसएडवांटेज है। तो अगर एक दफ़ा ये डैमेज हो जाए फिर इसको रिपेयर करना क्या है, अनइकोनॉमिकल है। तो ये 3 तरह के इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। फिर उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल क्या होता है और इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल क्या है कि ये पावर फैक्टर को ऑटोमेटिकली क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पावर फैक्टर ऑफ द लोड ऑटोमेटिकली। और फिर उसके बाद इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो होता है इनक्लोजर या क्यूबिकल्स। तो ये क्या करता है, इसका बेसिक काम क्या है इनक्लोजर का, ये क्यों यूज़ करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द APFC सिस्टम कंपोनेंट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कंपोनेंट्स। एक तो ये होता है कि इसके अंदर जो है वो हम कंपोनेंट्स को जो है वो क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा ये होता है कि एक्सटर्नल जो सॉलिड्स और लिक्विड जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो इन कंपोनेंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और फिर उसके बाद ये ह्यूमन सेफ्टी भी, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन बींग्स। और फिर उसके बाद ये किसका बना होता है, ये स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम स्टील कैबिनेट्स में भी पेंटेड और गैल्वेनाइज्ड स्टील जो कैबिनेट्स होती हैं वो पेंटेड और गैल्वेनाइज्ड होती हैं। और इसका जो साइज़ होता है, ये जो इनक्लोजर होता है इसका जो साइज़ होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैपेसिटर की जो बैंक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना यानी कैपेसिटर बैंक बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे, इतना इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जितने कम होंगे इतना साइज़ इसका क्या होगा, कम होगा। और ये फ्लोर माउंटेड भी होते हैं और वॉल माउंटेड भी होते हैं, यानी फ्लोर के ऊपर भी आप इनको माउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी रेटिंग के हैं तो आप उनको वॉल माउंटेड भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट यूज़ होता है APFC पैनल में वो है पावर फैक्टर कंट्रोलर या पावर फैक्टर कंट्रोल रिले भी इसको कहते हैं। ये APFC जो सिस्टम है इसका ब्रेन की तरह काम करता है। इसका ये काम होता है कि ये पावर फैक्टर को सेंस करता है कि रनिंग पावर फैक्टर कितना है, और इसके अंदर हमने फीड किया होता है कि इस पावर फैक्टर तक इसने क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, कैपेसिटर्स को ऑन और ऑफ करवाता है डिपेंडिंग अपॉन द KVR रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द पावर फैक्टर क्लोज टू यूनिटी। और ज़्यादातर हम पावर फैक्टर को 0.98 तक, 0.8 से 0.98 तक क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और उसके लिए जितने भी जो लीडिंग KVR रिक्वायर्ड होती है वो ये सेंस करता है, सेंस करके उसके बाद कैपेसिटर्स को क्या करता है, ऑन या ऑफ करवाता है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद बस बार्स, तीसरा जो है वो बस बार इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाथ टू विच ऑल द कंपोनेंट्स इन द APFC सिस्टम्स आर कनेक्टेड। दीज आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड देयर साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कैपेसिटर बैंक। फिर उसके बाद जो है वो कैपेसिटर का जो क्यूबिकल, कैपेसिटर बैंक का जो क्यूबिकल होता है उसके अंदर बैक एंड पे जो है वो क्या चल रही होती हैं, बस बार चल रही होती हैं, जिनसे जो है वो आपके कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो बस बार्स होती हैं ये कॉपर की बनी होती हैं और इनका जो साइज़ होता है वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटर बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कैपेसिटर बैंक किस साइज़ का है, उसी साइज़ उसका जो चार्जिंग करंट है कितना है, उसी चार्जिंग करंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, बस बार्स को डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो इसका कंपोनेंट है वो स्विच गियर्स। Switch gears are devices which control the circuit under faulty and normal conditions. Switch gear protect the APFC system against faulty conditions. तो इसमें जो switch gears हैं यानी जो ऑटोमेटिक स्विचिंग हो रही होती है या फिर जो कंपोनेंट्स जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूजेज यूज़ करते हैं, उसके अलावा रिलेज यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो है वो MCCBs को यूज़ करते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं इनकी जो फॉल्टी, अंडर फॉल्टी या नॉर्मल कंडीशन के ऊपर इनको जो है वो
सर्किट को मेक और ब्रेक करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच गियर जिसमें यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है जो जितने भी फिर उसके बाद पांचवा जो कंपोनेंट है वो है केबल्स। जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केबल कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइसेस वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि MCCB या HRC फ्यूज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कैपेसिटर को जो है वो एबनॉर्मल कंडीशंस में जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहते हैं। फिर उसके बाद सातवीं जो चीज़ है वो क्या है, रिएक्टर्स हैं। रिएक्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, रिएक्टर्स या फिर जो है वो डी ट्यून फिल्टर्स भी कहते हैं इनको। ये कैपेसिटर के सीरीज़ में लगे होते हैं। ये सपोज अगर आपके पास कोई नॉन लीनियर लोड है, जिस तरह से आपके पास VFD है या थायरिस्टर्स या इस तरह की जो थायरिस्टर्स वगैरह हैं तो लोड में, तो नॉन लीनियर लोड्स हैं अगर, तो उस सूरत में जो आपकी जो वेव फॉर्म है, आपकी जो साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वो क्या हो जाती है, डिस्टार्ट हो जाती है, यानी वो साइनोसाइडल नहीं रहती, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। वो सेकंड हार्मोनिक्स भी कहते हैं उनको, थर्ड हार्मोनिक्स, वो ऐड हो जाते हैं सिस्टम में। उनको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डी ट्यून फिल्टर्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो रिएक्टर्स हैं, रिएक्टर्स सिंपल जो रिएक्टर्स हैं, हमने केबल के साथ ही एक जो है वो इंडक्टर बना देते हैं, वो कैपेसिटर के साथ वो सीरीज़ में लगा होता है। इसका बेसिक काम ये होता है कि चूँकि आपको पता है कि कैपेसिटर जो ही स्विच ऑन होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है फॉर AC, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से जो है वो आगे जो कैपेसिटर है वो डैमेज हो सकता है, तो हीट की वजह से वो डैमेज हो सकता है। लेकिन उसको लिमिट करने के लिए, उस करंट को जो स्टार्टिंग करंट होता है कैपेसिटर का, उसको लिमिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आठवां जो कंपोनेंट है APFC पैनल का, वो है कैपेसिटर्स हैं। कैपेसिटर्स क्या करते हैं कि ये जो है वो पावर फैक्टर को क्या करते हैं, लीडिंग पावर देते हैं, जिसकी वजह से पावर फैक्टर को जो है क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। जो ये मेन कंपोनेंट है APFC पैनल का। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।